साक्षी अपने सोफे पर आराम से बैठे अपने मोबाइल पर व्हाट्सएप देख रहे थे। कई लोगों ने उसे मज़ेदार क्लिक्स भेज रखे थे जिन्हें देखकर वो पेट पकड़ पकड़ कर हंसते। तभी उसका ध्यान उसकी नारेला वाली आस्था मौसी के मैसेज पर गया। उसकी आस्था मौसी भी विचित्र चीज़ें भेजा करती थी उसे, पर साक्षी को वो सब भी पसंद था। देखें आज क्या भेजा है मौसी ने। ये कहते हुए साक्षी ने मैसेज खोला तो पाया कि आस्था मौसी ने एक गेम की फाइल भेजी है। उसका नाम था द ब्लडी मैरी गेम। साक्षी ने बिना कुछ सोचे बगैर कि उस फाइल में वायरस हो सकता था या उस गेम में कुछ घिनौना हो, उसने वो फाइल लोड कर दी। गेम शुरू हुआ और सामने स्क्रीन पर एक बेहद ही डरावनी औरत का चित्र आया। उसकी लंबी नाखून थी, काले घुंघराले बाल थे, आंखों के इर्द गिर्द काले घेरे थे, त्वचा सफ़ेद सी थी, शार्क मछली की तरह असंख्य नुकीले दांत थे और उसने लाल रंग का पुराने जमाने का गाउन पहन रखा था। उस औरत के पीछे एक कमरा था जिसमें छत विछत लाश, आदमियों के अंग और खून हर तरफ फैला हुआ था। उसे देख साक्षी एक पल के लिए तो सहम गई, पर फिर भी उसने गेम खेलकर देखने की सोची। उसे डरावने मोबाइल गेम्स पसंद थे। ग्राफिक्स बढ़िया लग रहे हैं और माहौल भी काफ़ी डरावना है, बढ़िया। खुश होते हुए साक्षी ने मन में कहा। कुछ पल बाद स्क्रीन पर स्टार्ट का बटन आया जिसे साक्षी ने दबा दिया। फिर कुछ समय तक लोड होने के बाद वही डरावनी औरत स्क्रीन के सामने प्रकट हो गई और डरावने तरीके से हंसने लगी। ये सुन साक्षी थोड़ा घबरा गई। आगे उस औरत ने कहा कि उसका नाम मैरी है, जिसके बाद मैरी ने कहा, वेलकम, ब्लडी मैरी गेम में आपका स्वागत है। ये गेम खेलने से पहले एक चेतावनी, ये गेम काफ़ी डरावना है। अगर आप बच्चे हैं, वृद्ध हैं, दिल के मरीज हैं या फिर प्रेग्नेंट हैं तो इस गेम को ना खेलें। प्रेग्नेंट शब्द ने साक्षी की दुखती रग पर हाथ रख दिया। वो दोबारा उन बुरी यादों में खो गई जिनसे वो बचना चाहती थी। शादी के 10 साल बाद भी वो माँ नहीं बन पाए थे। डॉक्टरों ने कह दिया कि वो कभी भी माँ नहीं बन पाएगी। शैलेंद्र, उसके पति, और उसकी कितनी तमन्ना थी बच्चे के लिए। साक्षी ने फौरन इन ख्यालों को झटक दिया, अपने आंसू पोंछे और अपना पूरा ध्यान गेम में लगा दिया। आगे मैरी बोली, ये गेम आसान है। अपनी और अपने किसी प्रियजन की तस्वीर अपलोड करो, फिर आपके सामने एक बड़ा सा आईना आएगा। अपने कमरे में अंधेरा कर आपको बस 3 बार ब्लडी मैरी बोलना है और तब आपको भविष्य दिखेगा, आपका और आपके उस प्रियजन का। भविष्य देखने के बाद आपके सामने 2 विकल्प होंगे। अपने भविष्य के आधार पर आपको उन दोनों में से एक विकल्प को चुनना होगा। साक्षी ने मन ही मन कहा, यह गेम तो मुझे कोई डरावना सा स्लैशर गेम लग रहा है, पर यह तो काफ़ी आसान गेम निकला। कोई नहीं, गेम मज़ेदार लगता है, चलो खेलते हैं। साक्षी ने शैलेंद्र और अपनी तस्वीर अपलोड कर दी। फिर वो अपने कमरे में गई, खिड़कियों पर पर्दे डाले और अंधेरा कर अपने बिस्तर पर बैठ गई। बैठने के बाद उसने कहा, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। स्क्रीन पर लोडिंग दिखने लगा। काफ़ी समय तक कुछ दिखा ही नहीं। साक्षी ने झुंझला कर कहा, ये तो बकवास गेम निकला, बेमतलब का मैंने अपना सारा समय बर्बाद किया। ये कहकर साक्षी उठी ही थी कि अचानक उसे चक्कर आए और वो गिर पड़ी।
उसे जब होश आया तो उसने पाया कि वो किसी अनजान कमरे में थे। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे, मुंह पर पट्टे थे, जिस कारण वो आवाज़ नहीं लगा पा रहे थे। तभी उस कमरे का दरवाज़ा खुला और सामने उसे 2 परछाइयाँ दिखे। साक्षी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा था। वो हैरानी से अपने आसपास देख रहे थे। फिर उन परछाइयों को उसने मन ही मन में कहा, ये सब क्या हो रहा है? मैं तो अपने घर में थी और वो गेम खेल रही थी, पर फिर क्या हुआ? याद नहीं आ रहा। मेरा किडनैप हुआ? नहीं, पर कोई ऐसा क्यों करेगा? तभी वो परछाइयाँ आगे आई और साक्षी को अपने उन परछाइयों के चेहरे दिखे। वो शैलेंद्र था और उसके साथ में उसकी सेक्रेटरी आयुषी। उन्हें देख साक्षी खुश हो गई। उसने सोचा शैलेंद्र उसे बचाने आया है। पर तभी साक्षी की नज़र आयुषी के पेट पर पड़ी, जो बाहर आया हुआ था। साक्षी ने मन ही मन कहा, ये क्या हुआ? कुछ दिन पहले तक तो आयुषी 0 फिगर की थी, तो वो अचानक प्रेग्नेंट कैसे हो गई? साक्षी ये सब सोच ही रहे थे कि शैलेंद्र ने पास के एक टेबल पर रखा चाकू उठाया। साक्षी को लगा कि वो उसकी रस्सियां खोलने आया था, पर नहीं, शैलेंद्र ने साक्षी के पेट में चाकू घोंप दिया। साक्षी दर्द से चिल्लाई, पर वो आवाज़ उसकी दबकर ही रह गई, उसके मुंह पर लगे टेप के चलते। साक्षी की आंख में आश्चर्य देख शैलेंद्र ने कहा, ये आयुषी को देख रही हो साक्षी? उसके पेट में मेरा ही बच्चा है, वो बच्चा जो तुम मुझे कभी नहीं दे सकती। तुम्हारे वजह से मेरी कितनी बदनामी हुई, मुझे क्या क्या झेलना पड़ा, इसलिए अब तुम्हें मरना होगा। ये कहते हुए शैलेंद्र ने 4-5 बार चाकू मार दिए साक्षी को। साक्षी मदद की नज़रों से आयुषी को देखती रही, इस उम्मीद में कि वो एक औरत है, शायद वो उसकी मदद कर दे। पर नहीं, आयुषी की शक्ल पर तो भाव थे ही नहीं। कोई सामान्य मनुष्य किसी दूसरे की हत्या देखते हुए शांत नहीं रह सकता था। इसी के साथ साक्षी ने दम तोड़ दिया। साक्षी के मरते ही शैलेंद्र ने एक कुल्हाड़ी से उसके टुकड़े किए और पास ही समुद्र में बहा दिए। ये सब साक्षी ना जाने क्यों देख पा रहे थे। तभी अचानक ही वो उठ खड़ी हुई। वो अपने कमरे में फर्श पर पड़ी हुई थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था और वो पसीना पसीना हो चुकी थी। उसने मन में कहा, शायद कोई बुरा सपना था। तभी एक आवाज़ आई, ये सपना नहीं था साक्षी। ये सुनकर साक्षी चौंक गई। उसने फौरन अपने कमरे की बत्तियां जलाई, पर वहाँ उसके अलावा और कोई नहीं था। तभी दोबारा आवाज़ आई, ये मैं हूँ साक्षी, मैं ब्लडी मैरी। अपना मोबाइल उठाओ और विकल्प चुनो। साक्षी बुरी तरह सहम गए थे। मोबाइल से मैरी की आवाज़ सुनकर वो अपनी जगह ही जम गए थे। तभी वो मोबाइल बुरी तरह से हिलने लगा और उसमें से एक आकृति निकली। वो कोई और नहीं बल्कि मैरी थी। उसे देख साक्षी अपने कमरे में भागने लगी, पर कमरे का दरवाज़ा खुला ही नहीं। मैरी साक्षी का मोबाइल उठाए उसके पास गई और उसे देते हुए बोली, ये लो साक्षी, और गेम को पूरा करो। अपने भविष्य के आधार पर विकल्प चुनो। साक्षी ने डरते हुए मोबाइल लिया और स्क्रीन पर देखा। सामने 2 विकल्प थे, एक मर जाओ और दूसरा था बदला। मैरी ने साक्षी से कहा, या तो तुम अपना भविष्य स्वीकार करो और अपने पति के हाथों मरो, या फिर बदला लो। तुमने कोई पाप या गुनाह नहीं किया, पर फिर भी तुम्हारा पति तुम्हें इसके लिए मार रहा है, क्योंकि तुम कभी माँ नहीं बन सकी। ये तो भगवान की मर्जी से होता है, इसमें तुम्हारी क्या गलती।
फौरन बदला का विकल्प चुनो, इससे पहले कि वो बेरहम लोग तुम्हें मार डालें। इस पर साक्षी बोली, पर मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं? ये जो तुमने मुझे भविष्य दिखाया वो कोई भ्रम भी हो सकता है। इस पर मैरी बोली, मैं भी तुम्हारे ही तरह थी साक्षी। मैं इंग्लैंड में पहली रानी मेरी ट्यूडर थी। मैं भी माँ नहीं बन पा रहे थे, इसलिए मैंने काले जादू का सहारा लिया। तब मुझे पता चला कि यह काम मेरी सौतेली बहन का था। उसी ने काला जादू किया था मुझ पर तब तक देर हो चुके थे और मैं बे औलाद ही मर गई। इसलिए मेरी आत्मा भटकती है आज भी, ताकि मैं अपनी जैसी औरतों की मदद कर सकूं। अब अगर तुम भी मुझ पर विश्वास नहीं करते तो फिर अपने पति पर नज़र रखना। साक्षी ने ठीक वैसा ही किया और उसने शैलेंद्र की बेवफाई के कई सबूत ढूंढ लिए। उसका दिल भी टूट गया बुरी तरह से। तब मेरी दोबारा से उसके सामने आई और बोली, सोच क्या रही हो? बदले का विकल्प चुनो। साक्षी असमंजस मेरी आवाज़ में बोली, पर मैं ये नहीं चुन सकती। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। कुछ महीनों बाद इंस्पेक्टर वाघमारे साक्षी के घर में उससे पूछताछ कर रहे थे। वो बोले, मैम, हमने कंफर्म कर लिया है। आपके पति की बेरहमी से हत्या के दिन आप अपनी सहेलियों के साथ थे। अपने घर की तलाशी लेने की इजाज़त देने के लिए शुक्रिया। जब कातिल आयुषी पकड़ी जाएगी तब हम आपको इत्तला कर देंगे। धन्यवाद। जय हिंद। इंस्पेक्टर के जाते ही साक्षी ने खुद से कहा, आप पूरी दुनिया छान मारो इंस्पेक्टर, वो आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि वो इस दुनिया में है ही नहीं। तभी उसने ब्लडी मेरी गेम खोला और उसमें से 2 आकृतियाँ निकली। एक ब्लडी मैरी थी और दूसरी रस्सियों से बंधी आयुषी। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। अचानक एक तेज आवाज़ से मेरी आंख खुली। मैंने उठकर देखा तो बगल की खिड़की खुली हुई थी और बाहर बहुत तेज हवाएं चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो और खिड़की हवा के कारण ही बार बार बज रही थी और शायद इसी की वजह से मेरी नींद भी टूट गई। मैंने उठकर खिड़की के पास जाकर थोड़ा सिर निकाल कर बाहर देखा तो बाहर का माहौल बहुत ही डरावना सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत बड़ा तूफान आने वाला हो। पेड़ एकदम जैसे एक तरफ झुक से हो गए थे हवा के कारण, और बहुत ही डरावनी सनसनाती हवाएं जैसे कमरे के अंदर भी आ रहे थे। मेरा नाम राजीव है। इस घर में बस अभी मुझे 3-4 दिन ही हुए हैं और आज ये तूफान आ गया। मुझे ये घर बड़े ही सस्ते दाम में मिल गया। पता नहीं ये 2 मंजिला इमारत इतने सस्ते दाम में कैसे मिल गया। खैर, हाँ, थोड़ी सुविधाओं की कमी ज़रूर है। यहाँ से दुकान थोड़े दूरी पर है और हाईवे भी काफ़ी दूर है, मगर मेरे लिए ये थोड़ा अच्छा ही है। मेरा काम लेखक का है और लेखक को ऐसी जगहों पर शांति मिलती है और शांति में ही तो लेखक का सारा काम होता है। तो मुझे कोई परेशानी नहीं थी, इसलिए मैंने ये घर खरीद ही लिया। मेरे इस घर के आसपास और कोई घर नहीं था सिवाय पेड़ों के और झाड़ियों के। साथ ही में एक छोटा सा जंगल भी था। छोटा इसलिए क्योंकि ये जंगल एक सड़क से होकर गुजरता था और उस सड़क से सटा हुआ था, इसलिए वो जंगल ज़्यादा घना नहीं था। खैर, मैं खिड़की से सिर निकाल कर अभी बाहर की हवाओं का मज़ा ले ही रहा था कि तभी मेरी नज़र वहीं पास ही में एक पेड़ के पास
किसी चमकती सी चीज़ पर गई। मेरी नज़र उस चीज़ पर जैसे अटक सी गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने अपना सिर निकालकर घड़ी में वक्त देखा तो पाया कि रात के 2:30 बज रहे हैं। इतनी रात गए, भला उस पेड़ के पास ऐसी कौन सी चीज़ है जो इतनी चमक रही है, वो भी इस घनघोर अंधेरे में। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने वापस अपना सिर बढ़ाकर नीचे झांका तो पाया कि वो कोई चीज़ तो है, मगर वो अपने आप हिल भी रही है, जैसे कोई इंसान हो। मगर किसी इंसान का शरीर इतना तो नहीं चमक सकता। मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं और गौर से देखने लगा। तभी उस चीज़ ने वापस से अपना शरीर हिलाया। मैं समझ गया कि ये कोई इंसान ही है। मगर इतनी रात में कोई इंसान यहाँ पर क्यों ही आएगा? तभी उस चीज़ ने एकदम से अपना सिर ऊपर उठाया तो पाया कि वो एक औरत है, एक खूबसूरत औरत जो कि साड़ी पहने मेरे घर के ठीक नीचे ही खड़ी है, एक पेड़ के पास। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो है कौन और यहाँ क्या कर रही है। तभी मैंने उसे आवाज़ लगाया, कुछ चाहिए आपको? मगर नीचे से कोई जवाब नहीं आया। मैंने सोचा कि एक बार नीचे जाकर देखना चाहिए कि आखिर मामला क्या है। तभी मैं अपना शर्ट पहनकर चलते चलते नीचे उतरा और फिर अपने घर से बाहर निकला तो पाया कि वो एक औरत ही है जो एक पेड़ के पास खड़ी है। उसका सिर दूसरी तरफ था। मुझे सिर्फ उसकी पीठ ही दिख रही थी। मैंने वापस से उसे आवाज़ लगाई, मगर उधर से कोई भी जवाब नहीं मिला। तो मैं चलते चलते उसके पास पहुंचा और मैंने फिर से एक बार आवाज़ दी, आपको कुछ चाहिए? तो वापस से भी कोई जवाब नहीं मिला। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कहीं ये कोई बहरी तो नहीं है, कोई आवाज़ क्यों नहीं दे रही। तभी मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और जैसे ही मैंने हाथ रखा कि ये एकदम से मेरा हाथ नीचे को सरक गया और उसके शरीर के आर पार हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो कैसे सकता है। किसी इंसान के शरीर के आर पार किसी का हाथ कैसे निकल सकता है। तभी वो औरत एकदम से पीछे मुड़ी और उसका चेहरा देख मेरी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। उसकी आंखें एकदम लाल थी और चेहरे से जैसे खून टपक रहा था। उसका सर एक तरफ से पूरा फटा हुआ था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या भला है। मैं ठिठक कर एकदम से नीचे गिर गया। वो औरत एकदम से मेरे करीब बढ़ने लगी। तभी मैंने ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया और मेरे ऐसा करते ही वो औरत एकदम से दूर चली गई। जिसके बाद मैं भागता भागता अपने घर पहुंचा और दरवाज़ा बंद कर एकदम से अपने कमरे में जाकर बैठ गया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी ये हुआ क्या। अगले दिन सुबह मैंने अपने मकान मालिक से इस बारे में बात की। तब जाकर उसने बताया कि दरअसल कुछ साल पहले उस घर में एक औरत ने आत्महत्या की थी। दरअसल वो उस घर की बालकनी से नीचे कूद गई थी। इसकी वजह तो कोई नहीं जानता, पर लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी वहीं भटकती है। उस दिन के बाद ही मैंने तुरंत ही वो घर छोड़ दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।